मूवी की शुरुआत में भाई बहन जोसेफ और सिडनी को दिखाया जाता है। कुछ समय पहले उन्होंने मिलकर एक रॉबरी की थी जिससे उन्हें $7 मिलियन मिले थे। जोसेफ वो पैसे अपने साथ एक बड़े बैग में लाया है। सिडनी को ये पैसे अपनी कर्जे चुकाने और अपनी बेटी स्टेफ की देखभाल के लिए चाहिए। उसे अफसोस है कि वो अपनी बेटी का ठीक से देखभाल नहीं कर सकी है, लेकिन सबसे पहले उन्हें ऐसी जगह छिपना होगा जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। जोसेफ कहता है कि उसके पास एक परफेक्ट जगह है, लेकिन तभी पुलिस सायरन सुनाई देती है और दोनों जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो अपने पुराने कपड़े फेंककर नए कपड़े पहनते हैं। जोसेफ बताता है कि उसकी एक दोस्त उन्हें अपने पुराने कंट्री हाउस में छिपने की इजाजत दे चुकी है। रास्ते में वो एक कॉर्नफील्ड से गुजरते हैं, तभी उन्हें गन शॉट्स की आवाज आती है। जब वो घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 लड़के वहां शराब की बोतलों पर बंदूक चला रहे हैं। सिडनी उनको धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डरते नहीं। तभी जोसेफ आता है तो तीनों वहां से भाग जाते हैं। घर में घुसते ही जोसेफ एक बड़ी क्लॉक नोटिस करता है। तभी फिर से पुलिस सायरन सुनाई देती है। जोसेफ एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही वो जगह है। इसके बाद वो पहली मंजिल की क्लॉक के कांटे को एक खास सीक्वेंस में घुमाने लगता है। सिडनी भी बाकी क्लॉक्स के साथ यही करती है। जब सभी घड़ियां एक साथ बजने लगती हैं तो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। जोसेफ एक नोटबुक खोलता है और सिडनी को एक एंटीक फोन से एक नंबर डायल करने के लिए कहता है। उसे सिर्फ कुछ शब्द बोलने होते हैं और तुरंत फोन काट देना होता है। बाहर पुलिस ऑफिसर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। सिडनी फोन लगाती है और कुछ शब्द बोलती है और तुरंत काट देती है। फिर पूरी तरह से अंधेरा और शांति छा जाती है। जोसेफ दरवाजा खोलता है और जब दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित है। हर चीज अपनी जगह पर है। सभी घड़ियों के कांटे रुक चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जोसेफ लिविंग रूम की क्लॉक को घुमा देता है। सिडनी हैरान रह जाती है कि उन्होंने ये कैसे कर दिखाया और अब वो पूरी तरह से सेफ हैं। जोसेफ याद दिलाता है कि उन्हें यहाँ कम से कम 14 दिन रहना होगा, जो ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। पहले दिन वो आराम करते हैं। जोसेफ घर के आसपास घूमता है। सिडनी नहाती है और अलमारी में पुराने कपड़े पहनकर देखती है। दूसरे दिन वो डिनर बनाते हैं, बैठकर बातें करते हैं। वो अपने पैसे गिनते हैं और सोचते हैं कि इसे कहां और कैसे खर्च करेंगे। सिडनी अपनी बेटी की तस्वीर देखती है और सोचती है कि जल्द ही ये सब खत्म होगा और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। इसी तरह 13 दिन बीत जाते हैं। एक शाम सिडनी अपने भाई को इस अजीब घर में रखी चीजों की वैल्यू समझा रही थी। सिडनी फिर उस औरत के बारे में पूछती है जिसने उन्हें ये मैजिकल घर छुपने दिया, लेकिन जोसेफ उसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो कहता है कि उस औरत ने बस उसे अपनी नोटबुक दी थी। अचानक सिडनी को अपने पेरेंट्स की याद आती है। उसे अपनी माँ और जोसेफ को अपने पिता की याद आती है। वो दोनों याद करते हैं कि उनकी माँ पियानो बजाया करती थी, लेकिन सिडनी को सबसे ज्यादा एक ओल्ड ट्यून याद आता है जो वो एक स्टीरियो सिस्टम डिस्क पर सुनती थी। अब वो समय आ गया जब वो घर लौट सकते थे। सिडनी घर को साफ करने लगती है और जोसेफ बैग्स पैक करने लग जाता है। लेकिन जब वो उस रूम के पास पहुंचते हैं जहां से वो आए थे, तब देखते हैं कि वो लकड़ी के तख्तों से बंद है। एक तख्ते पर शब्द खुदे हुए हैं जो उन्हें पास की एक पुरानी मिल की ओर जाने का ऑर्डर देते हैं। सिडनी परेशान हो जाती और वो मिल की ओर दौड़ पड़ती है। उसका भाई उसे पकड़कर शांत करता है। जब वो मिल के अंदर जाते हैं तो उन्हें बेसमेंट में चर्च की बेंचें मिलते हैं। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक सड़ी गली लाश पर पड़ती है। वहां एक चेतावनी लिखी होती है कि वो टाइम लूप में फंस चुके हैं और नीचे साइन करने को कहा जाता है अगर वो इसे समझते हैं और मानने को तैयार हैं। सिडनी ये करने से मना कर देती है और भाग जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे बहुत अजीब महसूस होता है। वो खून की उल्टी करती है और समझ जाती है कि वो इस जगह की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। उसका भाई उसे वापस अंदर ले जाता है। सिडनी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और अपनी बेटी को याद करती है। उसका भाई बताता है कि मिल में मिली लाश उसी औरत की है जिसने उसे यहां छिपने में मदद की थी। उसने उसे पहचान लिया क्योंकि उसके पास वही घड़ी थी जो उसके परिवार की विरासत थी। वो सोचते हैं कि कोई उन्हें बचाने आ सकता है या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान इतनी छिपा ली थी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जोसेफ के पास चेतावनी पर साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जैसे ही वो साइन करता है, उनके सामने अचानक एक तिजोरी आ जाती है। उसे याद आता है कि नोटबुक में कुछ नंबर लिखे थे। उस नंबर्स का इस्तेमाल करके वो तिजोरी खोलता है
और उसमें उसे एक टेप रिकॉर्डर और एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसे कुछ बोलकर दरवाजा बंद करना होगा ताकि कनेक्शन बन सके। जोसेफ ऐसा ही करता है और थोड़ी देर बाद जब वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आती है। वो आदमी कहता है कि उन्हें इस फार्म पर नहीं होना चाहिए, उसे पैसों के बारे में भी पता होता है। सिडनी उसे पैसे का हिस्सा देने का ऑफर करती है ताकि वो निकल सके, लेकिन रिकॉर्डर अचानक बंद हो जाता है। जोसेफ को लगता है कि वो भविष्य में किसी से बात कर रहे हैं। सिडनी भी वही तरीका अपनाती है और तिजोरी को फिर से खोलती और बंद करती है। इस बार अनजान आदमी बोलता है कि इस जगह की शक्तियों का संतुलन बनाए रखने के लिए वो सिडनी और जोसेफ का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन जोसेफ समझ जाता है कि ये लोग उनसे कुछ चाहते हैं, नहीं तो उन्हें पहले ही मार चुके होते। अजनबी बताता है कि अगर वो बचना चाहते हैं तो उन्हें फार्म पर ही रहना होगा और एक अनजान व्यक्ति को मारना होगा जो किसी भी वक्त वहां आ सकता है। उसकी लाश को खत्म करना होगा, तभी ये रहस्यमयी लोग उन्हें उनके असली समय में वापस भेजेंगे। जोसेफ और सिडनी घर लौटते हैं। सिडनी अलमारी और फ्रिज चेक करती है। वो फिर से खाने पीने की चीजों से भरे हुए होते हैं। वो ऐसे रहने का प्लान बनाती है जिससे वो हर समय निगरानी कर सकें, ताकि अजनबी के आने का एक भी मौका ना चूके। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ फंस चुके हैं तो उनका अंत तय है, लेकिन वो फिर भी इस जगह से निकलने का कोई तरीका ढूंढने के लिए तैयार है। जोसेफ पहरा देने का शेड्यूल बनाने का सुझाव देता है ताकि वो शिफ्ट में निगरानी कर सकें। सिडनी शराब बाहर फेंक देती है। वो अपने पास मौजूद हथियारों को आंगन और मिल में अलग अलग जगहों पर छिपा देते हैं। जोसेफ पहरा देता है, जबकि सिडनी घर की अच्छी तरह तलाशी लेती है। फिर वो अपनी जगह बदलते हैं। सिडनी बाहर निगरानी करती है और जोसेफ घर में जांच करता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। भाई बहन को हर सुविधा मिल रही होती है। फ्रिज हमेशा खाने पीने का सामान देता है। वो खुद को साफ सुथरा रख सकते हैं और आराम से रह रहे होते हैं। सिडनी घर में मिली पुरानी अखबार, मैगजीन और दस्तावेज पढ़ती रहती है। एक दिन वो अपने भाई को बताती है कि उसने मिल में तस्वीरों का एक डिब्बा पाया, जिससे उसे पता चला कि घर की फोटोज असली मालिकों की नहीं है। इस जमीन का इतिहास किसी अनजान ताकत द्वारा यहाँ लाया गया था और इसमें कोरियन वॉर 1955 तक की घटनाएं दर्ज थीं। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। यहाँ रहने वाले लोगों का कोई सबूत नहीं मिला। एक तस्वीर में दिख रहा नेवी ऑफिसर भी उसी समय मारा गया था। बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गया। सिडनी को लगता है कि उसी वक्त वे लोग यहाँ आए जिन्होंने इस जगह को अपने कंट्रोल में लिया। यहाँ बिजली, हीटिंग और टीवी जैसी चीजें लगाईं। लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब नहीं मिलता। जोसेफ एक बार फिर उन अजनबियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टेप रिकॉर्डर पूरी तरह से खामोश रहता है। फिर एक दिन एक रहस्यमयी आदमी फार्म पर आ जाता है। वो दूर से दूरबीन से सिडनी को देखता है और फिर घर की तरफ बढ़ता है। वो बंदूक निकालता है और सिडनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोसेफ उसे देख लेता है और सिडनी को चिल्लाकर सतर्क करता है। गोली सिडनी को नहीं लगती। फिर वो नकाबपोश आदमी जोसेफ पर फायर करता है, लेकिन जोसेफ भी समय रहते घर के अंदर छिप जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दिखता ही नहीं। जोसेफ घर का चक्कर लगाकर अपने छिपाए हुए हथियार लेने जाता है, लेकिन तभी अजनबी फिर से गोली चलाता है। जोसेफ भागकर घर के अंदर आ जाता है, लेकिन नकाबपोश आदमी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। थोड़ी देर बाद सिडनी खेत से म्यूजिक की आवाज सुनती है। कोई टेप प्लेयर चला रहा होता है, जिससे उनकी मां का पसंदीदा गाना बज रहा होता है। सिडनी देखती है कि जोसेफ जमीन पर पड़ा हुआ है और एक आदमी उसके पास खड़ा है। सिडनी खेत में जाती है और उनके बीच झगड़ा होता है। इस दौरान सिडनी घायल हो जाती है। वो घर में आकर खुद को पट्टी बांधती है। तभी उसे पता चलता है कि अलमारी फिर से बंद हो चुकी है। गुस्से में वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बोर्ड पर चेतावनी दिखती है कि ऐसा न करे। उसी वक्त कमरे में अचानक एक तिजोरी प्रकट होता है। इस बीच जोसेफ को एक चर्च में होश में आता है, लेकिन उसकी टांगें बंधी होती हैं। सिडनी दोबारा सेफ खोलकर कनेक्शन बनाती है और जिद करती है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ से जाना चाहती है। अजनबी उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने दरवाजा तोड़ा तो दोनों मर जाएंगे। उसी वक्त विजिटर जोसेफ को पिस्टल उठाने की कोशिश करते देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। अजनबी कहते हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते कि विजिटर भाग जाए। सिडनी अपनी माँ के म्यूजिक का जिक्र करती है, लेकिन वो साफ कह देते हैं कि विजिटर उसकी माँ नहीं है। इस बीच विजिटर, जो बोल नहीं सकता, लिखकर जोसेफ को बताता है कि उसे अजनबियों से संपर्क करके कहना होगा कि उसने और सिडनी ने घुसपैठिए को मार दिया है। सिडनी से जबरदस्ती पूछताछ हो रही होती है कि वो विजिटर के बारे में क्या जानती है।
अजनबी वादा करते हैं कि वो उसे समझाएंगे कि वो इतने पक्के कैसे है कि ये उसकी मां नहीं है, लेकिन तभी कनेक्शन कट जाता है। चर्च में विजिटर जोसेफ को टेप रिकॉर्डर में घुस बैठिए की मौत की पुष्टि करने के लिए कहता है। जोसेफ उन्हें बताता है कि लाश बाहर है और वो घायल है, और अगर अजनबी सिडनी से संपर्क कर सकते हैं तो वो दोनों लाश दिखा देंगे। सिडनी ये मैसेज पाकर जोसेफ को बचाने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच विजिटर लिखकर जोसेफ को बताता है कि वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने उसके परिवार को मारा था। तभी बाहर से सिडनी की आवाज आती है और विजिटर बाहर भागता है। फायरिंग शुरू हो जाती है और इस बार विजिटर भाग जाता है। जोसेफ किसी तरह अपनी पिस्टल उठाकर खुद को आजाद कर लेता है, जबकि सिडनी विजिटर का पीछा करते हुए घर में घुस जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और सिडनी उसे घायल कर देती है। वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ऐसा कर पाती है, वो ये देखकर चौंक जाती है कि विजिटर उसकी बेटी स्टेफ है, जो अब बड़ी हो चुकी है। सिडनी ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जोसेफ अंदर घुसता है और स्टेफ पर गोली चला देता है। सिडनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली उसे लग जाती है। जोसेफ अपनी मरती हुई बहन के लिए दुखी होता है, जबकि स्टेफ उस रूम के रास्ते भाग जाती है जहां से जोसेफ और सिडनी आए थे। अब जोसेफ अकेला रह जाता है। जोसेफ टेप रिकॉर्डर में अजनबियों को बताता है कि विजिटर जा चुकी है। वो सिडनी को दफनाता है और मिल पर इंतजार करता है, जैसा उसे कहा गया था। अचानक उसे किसी अनजान जगह भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात टेप रिकॉर्डर वाले अजनबी और एक औरत से होती है। वो जोसेफ से विजिटर के बारे में जानकारी मांगते हैं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बताते हैं कि जोसेफ और सिडनी ने नियम तोड़े हैं और अब उन्हें मिटा दिया जाएगा। जोसेफ आखिरी मौका मांगता है और अजनबी मान जाते हैं। वो उसे वापस उसी दिन भेज देते हैं जब वो पहली बार कैफे में सिडनी से मिला था। इस बार जोसेफ सिडनी को बताता है कि वो ये चक्र कई बार जी चुका है और हर बार वो गलती से मर जाती है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि सिडनी उसे अभी मार दे, पैसे ले और अपनी बेटी के पास लौट जाए। सिडनी जोसेफ को गोली मारकर भाग जाती है, जबकि पुलिस की सायरन बजती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। फिल्म काफी अजीब और उलझी हुई लगती है। ये सब कौन कर रहा था, उनका मकसद क्या था, और क्यों सिडनी की अपनी बेटी ही उसकी दुश्मन बन गई? ये सवाल अंत तक रहस्य बने रहते हैं। शायद इसका खुलासा मूवी के अगले पार्ट में होगा।